और उनके सारे दोस्त। पहली बार टेढ़ा गाछ आया हूं। कई बार मुझे पिछली बार आना था, नहीं आया था तो पिछले वाले निपट गए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए। इसलिए प्रोफेसर साहब के लिए आज मेरी 8 जनसभाएं हैं। मैं 3 जनसभा करके जल्दी जल्दी वहां से भागा, भागलपुर, कहलगांव होता हुआ, सुपौल होता हुआ। मैंने कहा आज कोई भी जनसभा छूट जाए लेकिन टेढ़ा गाछ जाऊंगा, चाहे पैदल ही जाना पड़े। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी इन पलकों पे दिए रोशन है, तेरी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। टेढ़ा गाछ वालों, एक तरफ प्रोफेसर मुसव्विर आलम खड़े हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथी खड़े हैं जो सुबह शाम तकरीरों में कुछ और नहीं कर रहे हैं बल्कि आप लोगों को गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा। सुना तकरीर? नमरूद होगा, फिरौन होगा। एक तो साहब आए और बोले जो मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ रहा है वो हरामखोर जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। एक ने कहा लंगड़ा घोड़ा है, एक ने कहा लुच्चा लफंगा। मैंने हिंदुस्तान की सियासत में कभी इतनी घटिया जबान इस्तेमाल होते कहीं नहीं देखी थी। मैं तो उस दिन आया था मैं आपके लिए कटलवाड़ी और मैं तकरीर कर रहा था तो मुसव्विर आलम साहब रोने लगे और मैंने अपने हाथों से इनके आंसू पोंछ दिए। उसका वीडियो लगा लगा के मुझको और प्रोफेसर मुसव्विर आलम को सोशल मीडिया पे जो गाली दिला रहे हैं ये अल्लाह रसूल की बात करने वाले लोग ना, कि कभी कभी लगता है कि हम कैसी सियासत कर रहे हैं, हम किसके बीच में सियासत कर रहे हैं। इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव हुए हैं, इससे पहले भी तो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं। लेकिन क्या कभी किसी को फिरौन कहा गया? क्या किसी को कभी नमरूद कहा गया? किसी को मां बहन की गाली दी गई? मुझे बताओ, प्रोफेसर मुसव्विर आलम का कसूर बस इतना है कि इस आदमी ने आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनाया, ये कसूर है इनका? आज इनको गालियां दी जा रही हैं। ऐसे ही कभी सर सैयद अहमद खान को भी गालियां दी गई थी। वक्त के जालिमों ने जब उन्होंने अपना हाथ फैलाया ईंटें मांगने के लिए तो उस हथेली पर थूक दिया था। आज ऐसे ही प्रोफेसर मुसव्विर आलम आपके सामने दामन फैला के कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दे दो, दोबारा नहीं मांगूंगा। तो लोग मोहब्बत देने के बजाय गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। और मुझे शिकायत है आपसे सीमांचल वालों, में जब सैलाब आया था, मौलाना असरारुल हक साहब जिंदा थे उस समय मैं आया था, तब मैं सियासत में नहीं था। मैं किसी बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मेरा बैंक नहीं चलता कि मैं सूद का कारोबार करूं। मैंने वक्त की जमीनें नहीं लूटी हैं, अल्लाह गवाह है, किरदार साफ सुथरा है। मेरे पास कुछ धन दौलत नहीं थी, जो कुछ अल्लाह ने मुझे शायरी की सलाहियत दी थी उसकी बुनियाद पर जो थोड़े बहुत पैसे अपनी मेहनत से कमा सकता था, उन पैसों से आपके लिए राशन लेकर के, आपके लिए इलाज के किट लेकर के 2017 से आपके बीच में आता रहा हूं। मुझे क्यों गाली दे रहे हो भाई? मैं तुम्हारी सियासत के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया हूं इसलिए गाली दे रहे हो? मैं अपने लिए नहीं खड़ा हो गया हूं, मैं खड़ा हो गया हूं प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसे शरीफ लोगों के लिए। ये मेरे वालिद की उम्र के हैं। आप आए थे नारा लगाते हुए कि सीमांचल में मैं गरीबों को नेता बनाने आया हूं। मुझे बताओ टेढ़ा गाछ वालों, किस गरीब को टिकट दिया है मायूम ने? बताओ मुझे, किसी एक गरीब को दिया हो तो बताओ। मुफ्ती अतर जावेद को दे दिया या मौलाना सालिम चतुर्वेदी को दे दिया? दिया। लेकिन हमने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? तलाश करके प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब को सिर्फ टिकट ही नहीं दिया बल्कि इनके साथ छाती ठोक के खड़े हो गए और कहा कि गालियां दोगे तो पहले हमें दो।
कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। आप मतलब समझते हैं पूरे सूबे में कितनी कम सीटों पे राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने कहा कि इमरान, प्रोफेसर मुसब्बिर आलम का नाम मैंने सुना है, मुझे प्रोफेसर मुसब्बिर आलम के लिए वोट मांगने बहादुरगंज जाना है। ये है आपके पढ़े लिखे प्रत्याशी की ताकत। लेकिन आपसे शिकायत है चचा, आपसे भी शिकायत, आप सबसे शिकायत। इस शख्स के माथे की पेशानी की झुर्रियां देख रहे हैं? कोई बरसाती मेहमान आएगा और आपके बेटों को, आपके भाइयों को गाली देगा और आप सुनोगे? वोट दो या ना दो, गाली कैसे सुन सकते हो अपने बेटों के बारे में आप? मास्टर मुजाहिद को कोई ऐरा गहरा आएगा, लंगड़ा घोड़ा बोल देगा, हरामखोर बोलेगा, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? किसी मुसलमान को फिरौन कहने से बड़ी गाली हो सकती है? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछता हूं कि मौलाना असरारुल हक का बेटा फिरौन है क्या? तुम्हारे मुकाबले खड़ा है। मुसव्विर आलम साहब फिरौन है क्या? डॉक्टर जावेद साहब फिरौन है क्या? कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आप गाली दे रहे हैं सीमांचल के लोगों को। सीमांचल के लोगों में आपकी गैरत को पुकारता हूं। चुनाव होते रहेंगे, ये मेहमान आएंगे, जाएंगे, चले जाएंगे। आप मेहमान नवाज लोग हैं, मेहमानों को कुछ कहिए मत, लेकिन उनको इतना भी हक मत दीजिए कि वो आपके बेटों को, आपके भाइयों को, आपके बुजुर्गों को गाली दें। मैंने कहा ना, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब मेरे बाप की उम्र के हैं। शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग याद है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो आज से टेढ़ागाछ वालों, बहादुरगंज वालों, चौराहे चौराहे पर बस एक बात कहो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। कोई मेहमान अगर आकर के ये कहे, गाली दे, फिरौन बोले, नमरूद बोले, लुच्चा बोले, लफंगा बोले, तो उसको बोल कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। इजाजत मत दो किसी को। जिस इंसान ने आपके लिए स्कूल बनाया, जो इंसान आपके लिए बिना कुछ रहते हुए कस्तूरबा गांधी स्कूल लेकर के आया, कॉलेज बनाया, तसव्वुर करो अगर असेंबली में पहुंचा तो आपके मुद्दों पर कितनी शिद्दत से लड़ेगा। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। यहां अल्लाह वाले खड़े, आलिम दीन खड़े, मैं देख रहा हूं उनके चेहरे, नूरानी चेहरे। सिर्फ मुसव्विर आलम को गाली नहीं दी जा रही, सिर्फ मास्टर मुजाहिद को, सऊद आलम को गाली नहीं दी जा रही है। जब महाराष्ट्र हारे थे तो मौलाना सज्जाद नोमानी को सोशल मीडिया पे क्या क्या भला बुरा कहा था, और अहरे गैरों ने नहीं कहा था, खुद नकीबे मिल्लत ने कहा था कि ये लिफाफे पे पलने वाले लोग। मुझे बताइए, आप अल्लाह के मानने वालों, उलेमाए दीन, आप लिफाफों पे पलने वाले लोग हैं? कोई आपको इस तरह से बोल देगा और आप उसका जवाब भी नहीं दोगे? आपकी सियासत के मुकाबले जो खड़ा हो गया वो फिरौन हो गया, नमरूद हो गया, वो लिफाफे पे पलने वाला हो गया, वो दलाल हो गया। कौन सी भाषा है ये? इतना गाली तो भाजपा के लोग भी नहीं देते। आप अपने कलमा को, भाइयों को गाली दे रहे हैं, आप ईमान वालों को गाली दे रहे हैं, और फिर ये सोचते हैं कि सीमांचल के लोग आपको सर माथे में बिठा लें। अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बुजुर्गों को गाली दिलवा करके किसी सरमाथे पे मत बिठाइए। चुनाव आएंगे, जाएंगे, कोई भी एमएलए एमपी बन के पहाड़ नहीं तोड़ देता। सच्ची बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं। लेकिन उस आदमी को चुनिए जो आपके लिए खुलूस के साथ खड़ा रहे, जिसको बात करने की तमीज हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बदजुबान ना हो। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप सब्र रखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है, सब्र करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। ये आप तो गालियों के अलावा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन याद करिए कि जब अल्लाह के रसूल के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, और एक दिन जब वो कूड़ा फेंकने के लिए नहीं आगे आई, तो अल्लाह के रसूल उसका हाल चाल लेने गए। तो ऐसा ही कोई हैदराबाद वाला मिल जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाईजान कैसे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं हमें? हम तो अपने हैं, हमें क्यों गाली दे रहे हैं? हमें फिरौन क्यों कह रहे हैं? हमें नमरूद क्यों कह रहे हैं? खुलूस के साथ। टेढ़ागाछ वालों, मैं पूरे बिहार से होता हुआ आपके बीच में पहुंचा हूं। चाहे वो खगड़िया हो, चाहे बछवाड़ा हो, चाहे नालंदा हो, चाहे बिहार शरीफ हो,
चाहे बरबीघा हो, चाहे फुलवारी शरीफ हो, चाहे सिकटा हो, चाहे ढाका हो, चाहे बेतिया हो, चाहे नौतन हो, चाहे चनपटिया हो, चाहे कस्बा हो, पूर्णिया हो, धमधा हो, ठाकुरगंज हो, किशनगंज हो, भागलपुर हो, गया टाउन हो, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ आपके बीच में आया हूं, हर विधानसभा तक पहुंचा हूं और पूरा बिहार घूम के एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिहार में 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मेरी माओ बहनों, जैसे ही सरकार बनेगी, हमारे मैनिफेस्टो में गाली नहीं है, हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें अपने ही भाइयों के खिलाफ नफरत नहीं है। हम क्या कह रहे हैं पता है? हम कह रहे हैं अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चाची, काकी, बहन, हम कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी, 14 नवंबर को सरकार बनेगी, 2 महीने के अंदर यानी कि 14 जनवरी से पहले हर औरत के अकाउंट में महागठबंधन की सरकार एक साथ 30,000 रुपया देने का काम करेगी। कितना कितना? एक साथ हर औरत के अकाउंट में 30,000। इसलिए अगर घर का कोई आदमी पतंग उड़ा रहा हो ना, तो उससे कह दो कि डोर इधर रखो, 30,000 का मामला है, रखो इधर, डांट डपट करके। और प्रोफेसर साहब इतने सीधे शरीफ आदमी हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने आपकी खिदमत की, जिंदगी कुर्बान कर दी इस इंसान ने। 3 बार आजाद बने या किसी छोटी पार्टी से भी खड़े हुए तो आपने 35,000 40,000 वोट इनकी झोली में डाला। और आप हमेशा कहते थे टेढ़ा घाट वालों ने इनसे कि किसी अच्छी पार्टी से, बड़ी पार्टी से टिकट लेके आओ तो मौलाना साहब, मुसव्विर साहब 100% जितवा देंगे। यही कहते थे ना, यही कहते थे ना कि भाई आजाद आए हो, चलो ठीक है वोट तो दे रहे हैं, लेकिन जीतोगे तब जब थोड़ी बड़ी पार्टी से आओगे। तो प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने हमको नहीं ढूंढा, हम लोगों ने मुसव्विर आलम साहब को ढूंढा। इन्होंने मांग के और खरीद के टिकट नहीं लिया है, इनको बुला के हम लोगों ने टिकट दिया है। आप इनका मेयार समझ सकते हैं। राहुल जी ने खुद कहा कि मैं जाऊंगा बहादुरगंज में कैंपेन करने के लिए। तो ये जो बड़ी नकली नकली बातें, लंबी लंबी बातें, कयादत, असली कयादत तो तब खड़ी होगी जब मुसव्विर आलम साहब जैसा प्रोफेसर आदमी असेंबली में पहुंचेगा। असली कयादत तो ये है। इसलिए जब कयादत का नारा लगाए ना, तो जरा 1 बार 2 बार आगे पीछे देखा करो। एक बात आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेताओं को फरिश्ता मानना बंद करो। खुदा के लिए जो आपको फिरौन बोले उसका गिरेबान पकड़ के पूछोगे तुम फरिश्ते हो क्या? बिल्कुल फरिश्ते नहीं है। यहां कयादत की बात कर रहे हैं, वहां ढाका है एक विधानसभा पूर्वी चंपारण में, वहां मोतिउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के साहबजादे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा के विधायक के सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है। बताओ, फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता के कौन सी कयादत खड़ी होगी भाई? बताओ ना। मतलब मैं बड़ा टेंशन में नहीं रहता, मैं गाली दे करके बात नहीं करता, मेरी जबान ही बड़ी मीठी प्यारी सी है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई जब 11 तारीख को यहां वोट हो रहा होगा, तो इसी 11 तारीख को हैदराबाद में एक विधानसभा है जुबली हिल्स, वहां भी वोट हो रहा है। पिछली बार वहां से कौन विधानसभा लड़ा था पता है? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। सब जानते हैं आप लोग ना, उनके क्रिकेट खेलने के दीवाने रहे होंगे। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन लड़े, सुनिएगा आप लोगों के काम आएगा भाषण में, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब पिछले 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, तो यही नकीब मिल्लत साहब ने वहां शेख फराज को खड़ा किया ताकि अजहरुद्दीन साहब चुनाव हार जाएं। अजहरुद्दीन साहब चुनाव हार गए। सारे जो कांग्रेस से जिनको मुसलमानों को टिकट मिला था वो हार गए। इस वजह से 1 साल तक कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बन सका। फिर हम लोगों ने बड़ा दबाव डाला, पार्टी से लड़ाई की,
उसके बाद राहुल गांधी जी ने अभी एक दिन अजहरुद्दीन को बिना एमएलए या एमएलसी बने हुए मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब है कि जब अजहरुद्दीन चुनाव लड़े तो उनको हराने के लिए शेख फराज को खड़ा किया ताकि वोट काट लें। लेकिन अभी वहां बाई इलेक्शन हो रहा है, उसी सीट पर नवीन यादव चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से, तब शेख फराज खड़े नहीं हुए। उनके लिए खुद नकीबे मिल्लत जाकर के घर घर वोट मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि मोहतरम, आप खुद कयादत नहीं खड़ी होने देना चाहते। अजहरुद्दीन जैसा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान अगर एमएलए बनकर के पहुंचा होता है असेंबली में, तो जब रेवंत रेड्डी शपथ ले रहे थे तो उन्हीं के साथ वो भी हलफ लेते और वो भी उसी समय कैबिनेट मिनिस्टर बने होते। ये जो 1.5 साल का वक्फा गुजरा है, ये सिर्फ आप उसकी वजह से ये वक्फा गुजरा। अब मेरा कसूर यह है कि मैं यही सच्चाइयां बोल देता हूं। जब बोल देता हूं तो मुझसे बहस तो कर नहीं पाते, तो मुझे गाली देते हैं, कहते हैं नहीं ये तो शायर है, गवैया है। सुना होगा आप लोगों ने फेसबुक पे। अच्छा, अब एक शायर से लड़ने के लिए पता नहीं कितने शायर बुला लिया सीमांचल में। ये डर अच्छा लगा मुझे, वैसे ये डर मुझे अच्छा लगा कि एक अकेले इमरान प्रतापगढ़ी से लड़ने के लिए हजारों की तादाद के अलग अलग सूबों के अपने नेता बुला रखे हैं जो सोशल मीडिया में मुझे गाली दे रहे हैं। जब लगा कि उनसे भी काम नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारे कई शायर दोस्तों को बुलाया। वो शायर दोस्त सभाओं में जाते थे और फिर रात में मुझे फोन करके कहते थे कि इमरान तुमने डरा बहुत रखा है इन लोगों को। तो मुझे हंसी आती थी। मैंने कहा वो इस्माइल राज का एक शेर है कि इत्तफाकन कहीं मिल जाए तो कहना है उससे कि तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। तो डरा तो रखा है। क्यों? क्योंकि सियासत में दो तरफा बातें नहीं करनी चाहिए। मैं पहले दिन से मुसव्विर आलम साहब के साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग असेंबली जाएंगे तो आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, आपकी तालीम के लिए लड़ेंगे। सीमांचल वालों, आप लोग वो हैं कि आपके बच्चे गुजरात से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, बंबई से लेकर, कलकत्ता से लेकर के दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो अपने माथे के पसीने को बहा करके, अपने बाजुओं के जोर से मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी के आगे भीख नहीं मांगते हैं। ये गुर्बत वाला इलाका हो सकता है क्योंकि सैलाब आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, लेकिन ये खुददार लोगों का इलाका है। ये किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोगों का इलाका नहीं है। फिर पता चला कि कुछ मेहमान आए हैदराबाद से, ये नारा लगाते हुए कि हम सीमांचल की बेहतरी के लिए आए हैं। हमें भी लगा कि भाई निजाम सरकार का खजाना एक आध हेलीकॉप्टर में लद के आएगा और बहादुरगंज का, कोचा धामन का, अमौर का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मैंने एक दिन वीडियो देखा कि रियासती सदर साहब कह रहे थे हेलीकॉप्टर में बहुत पैसा लगता है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगता है, कौन देगा उसको? तो क्या भैया सीमांचल के लोगों की जेब से पैसा निकाल करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवाओगे? आए तो थे आप यहां कुछ देने के लिए, लोगों की जेब से। वो कैंडिडेट बेचारे जो आपसे टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया तो मैंने उनके वीडियो देखे गालियां देता हुआ आपको। तो आप जब शरीफ लोगों को गालियां देंगे तो पलट पलट के गालियां तो जाती हैं, खुदा इंसाफ तो करता है। हम अपनी जबान रोक लेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर आलम सीधे हैं, आप इनको गाली दोगे तो हो सकता है कि ये जबान न खोलें, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो पलट के उन्हीं लोगों से गाली दिलवाता है जिनको कल आप अपना झंडा पकड़ के चलवा रहे थे। ये खुदा का इंसाफ है, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं, इमरान जिला परिषद बैठे हैं यहाँ पे, टेढ़ागंज के हमारे जो मुखिया जी हैं वो कहां गए? शौकत भाई, कल मैंने रात में इनको फोन किया, मैंने कहा शौकत भाई अपनी शानो शौकत बना के रखिए, कल आ रहा हूं आपके बीच में। मैंने कहा मैं कल आ रहा हूं। रात में मेरी बात हुई 1 बजे इनसे। मैंने कहा सोइएगा मत, कल हेलीकॉप्टर जरूर उतरेगा। बोले भाई कल भी नहीं उतरा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कल हेलीकॉप्टर उतरे ना। और कुर्ता सीमांचल, शेरवानी आपकी, शेरवानी आपको मुबारक, हमारा कुर्ता, हमारी लुंगी हमको मुबारक।
आपकी बिरयानी आपको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। इससे समझौता नहीं करेंगे। कोई आकर के हमारे बुजुर्गों को गाली देगा, प्रोफेसर मुसव्विर आलम को कोई गाली देगा, आप बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लोगे आप? बर्दाश्त कर लोगे आप? सवाल है मेरा आपसे, क्या कसूर है इनका? इन्होंने आपके लिए स्कूल बनाया बिना कुछ होते हुए, इन्होंने आपके लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल लाया बिना कुछ होते हुए, यह कसूर है इनका? मैंने सुना कि एक दिन नकीब मिल्लत साहब पर्चा लेकर के पढ़ रहे थे कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम तो पहले इस पार्टी में थे, प्रोफेसर साहब आप कूद करके इस पार्टी में आ गए। रियासती सदर साहब के बारे में भी जरा सुन लीजिए, नकीब मिल्लत साहब, उनका भी पर्चा ले लीजिए कि पहले वो किस पार्टी में थे, फिर कूद करके किस पार्टी में आए और अब कूद करके किस पार्टी में आ गए, पहली बार एमएलए किससे बने थे, जरा उनका भी पर्चा निकाल करके पढ़ लीजिए। उनका पर्चा पहले पढ़िए, फिर आपको हक बनता है कि आप प्रोफेसर मुसव्विर आलम का पर्चा पढ़िए। प्रोफेसर आलम मुसव्विर आलम का पर्चा पढ़ पढ़ के न जाने कितने बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। मैं इनके तमाम, हर जाति में, हर समाज में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इनके पढ़ाए हुए बच्चे हर जगह मौजूद हैं। तो मैं उन तमाम बच्चों को, इनके तमाम शागिर्दों को पुकारता हूं कि पतंग कभी बाद में उड़ा लेना, इस बार अपने उस्ताद की उस्तादियत का हक अदा करो। यह हक अदा करने का चुनाव है, यह प्रोफेसर मुसव्विर आलम को जिताने का चुनाव है। और याद रखना कि आने वाले दिनों में जब कभी प्रोफेसर मुसव्विर आलम इस दुनिया से कूच करे, जनाजे पर लेटे हो, तो इनको यह ख्याल ना आए दुनिया से पर्दा करने से पहले कि मैंने बहादुरगंज वालों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मेरी आंखें शर्मिंदगी के साथ मूंद करके जा रहा हूं कि मुझे एक बार असेंबली भी नहीं पहुंचाया। ये शिकायत मत होने देना यार, ये गलती मत होने देना। टेढ़ागाछ वालों, कोई भी कुछ समझाए, याद रखना कि प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसा इंसान बार बार मौका नहीं मिलेगा उसको जिताने का। इस बार सारे समीकरण आपके फेवर में हैं और सरकार भी बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। पहले फेज का चुनाव हो चुका है, भाजपा बौखला गई है। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, सब फर्जी है। असली पत्रकारिता ये जो यूट्यूब चैनल वाले साथी हैं ये कर रहे हैं। दिल्ली में बैठ करके बहादुरगंज का हाल नहीं बता सकती अंजना ओम कश्यप, दिल्ली में बैठ के रूबिका लियाकत नहीं बता सकती कि यहां किसकी लियाकत भारी है। यहां के तो लोकल चैनल ही बताएंगे। और मैं पूरे बिहार में घूम के कह रहा हूं पहले फेज का इलेक्शन होने के बाद कि बिहार में एक तरफा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए सियासत जज्बात का नहीं बल्कि अक्लमंदी और होशमंदी का लिखा इंसान। हो सकता है ये लंबी तकरीरें ना कर पाए, हो सकता है ये बड़ी बड़ी बातें ना कर पाए, हो सकता है ये आपसे ना कह पाए कि पोस्टमार्टम रुकवा दूंगा। मैंने सुना है मुझे भी गाली दे रहे हैं परसों से। मैंने एक तकरीर क्या कर दी सीमांचल में आकर के, यहां से लेकर के वहां तक जितने नेता हैं आप उनके फेसबुक उठा के देखो, सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली, सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को गाली। कभी कभी मुझे हैरत होती है यार कि आपकी इतनी लंबी विरासत है, 5 साल पहले सियासत में आए एक लड़के से इतना क्यों डरते हैं आप कि उसको गाली देनी पड़ती है। गाली कमजोर लोग देते हैं, बहादुर लोग गाली नहीं देते हैं। प्रोफेसर मुसव्विर आलम से ऐसा दानिश्वर आदमी गाली नहीं देगा, गाली जाहिल देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं साथियों, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब चुनाव जीतने जा रहे हैं। कर रहा हूं, सारी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, शायरी सुनना है ना वो पूरा कर दूंगा। मैं इतनी गुजारिश करता हूं साथियों, हाँ शायरी भी सुनाएंगे आप, कि कहां सोया है चौकीदार, नहीं बैठ जाना, उठ के थोड़ी दाद दोगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। टेढ़ागाछ वालों थक तो नहीं गए हो? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है।
मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं आप। ये जो मेहमान आए हैं ना, इनको सीमांचली चाय पिलाइए और वापस भेजिए। उनसे कहिए चाय पियो, मेहमान नवाजी कर रहा हूं, पंता भात खाओ, तोहफे में एक लुंगी लेकर के जाओ, कभी सुबह शाम पहनना, सुकून मिलेगा। लेकिन वोट तो मुसव्विर आलम को देंगे। और चीखे चिल्लाएं तो एक गमछा भी दे देना, कि कभी कभी जब ज्यादा दिमाग गर्म हो जाए तो इसको माथे पे बांध लेना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये सीमांचली गमछा है। सीमांचल के लोगों, अपनी पहचान, अपनी तहजीब पर फख्र करो, अपने बुजुर्गों पर फख्र करो। अपने बेटों को कोई गाली दे तो उसकी जबान पकड़ो कि नहीं, सियासत एक तरफ है, सीमांचल की पहचान और सीमांचल के बड़े बूढ़े यहाँ के बेटे एक तरफ हैं। कोई आए झगड़ा लगाए, ये नहीं चलेगा। मैं एक नज्म सुना करके आपसे विदा लूंगा। कि कहो सीमांचल जिंदाबाद। मैंने अभी आते आते हेलीकॉप्टर में बैठा था तो मैंने सोचा कि यार कुछ नया सुनाना था। अरे बेटा चुप हो जाए, हाँ फिलिस्तीन वाला नहीं सुनाऊंगा। फिलिस्तीन वाले के लिए एक वादा कर रहा हूं, सुनो। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, 14 को रिजल्ट आएगा ना। मुसव्विर आलम साहब को इतने वोट से जिताओ, इतने वोट से जिताओ कि पूरे सूबे में मैसेज जाए कि मुसव्विर आलम साहब सबसे शानदार वोट से जीते। तो टेढ़ा गाछ वालों सुनो, तालीबाग में बजाना, सुनो, वादा कर रहा हूं 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मैं दिल्ली में रहूंगा, मेरी नजरें बहादुरगंज पर रहेंगी। आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचा दो, फिर इसी मैदान पे यही हेलीकॉप्टर उतारूंगा। जितनी देर कहोगे उतनी देर शायरी सुनाऊंगा, वादा करता हूं। कि कहो सीमांचल जिंदाबाद। आज से सीमांचल के हर मोबाइल में ये नज्म बजनी चाहिए कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या हैदराबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। अरे यहाँ के बेटों को गाली मत दो, ये है फरियाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं, यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं। और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं, और भाई को भाई से गाली दिलवाने आए हैं। गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो, मशवरा है मेरा कि गालीबाज मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो, इनकी बातों में आकर आपस में लड़ना बंद करो। यहाँ के लोगों को जो बोले फिरौनो शद्दाद, यहाँ के लोगों को जो बोले फिरौनो शद्दाद, उसके आगे तन के कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। सीमांचल, सीमांचल, सीमांचल। आपके बेटों को, आपके बुजुर्गों को कोई गाली दे तो खुदा के लिए वो गाली सुनना मत। वो चाहे सामने से दे, चाहे फेसबुक पर दे,
कोई भी कितना भी बड़ा फरिश्ता बनने की कोशिश करे, पहली बात तो जो दूसरों को गाली दे वो फरिश्ता नहीं हो सकता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरों को अपनी सियासत के लिए गाली दें। ये गालीबाजी बंद करिए। किसने बताया आप लोगों की डिग्री को फर्जी? प्रोफेसर साहब की डिग्री को फर्जी क्या बोले कि जो 17 साल से कॉलेज खोला है वो फर्जी है? आप बताइए इस पे क्या बोले, ऐसी भाषा पे क्या बोले, ऐसी जबान पे क्या बोले? एक इंसान जिसने अपने कुर्ते के दामन में ईंटें और बालू भर के एक स्कूल बनाया, आज जब वो महल बन के खड़ा हो गया, वो इमारत बन के खड़ी हो गई और हजारों हजार बच्चे उस बहादुरगंज कॉलेज से पढ़ करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी ने प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने वहां तालीम देने से पहले पूछा कि तुम गरीब के बेटे हो या अमीर के बेटे हो? कभी पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तुम्हारा घर टेढ़ागाछ में है कि कटलबाड़ी में है? इन्होंने ये सब नहीं देखा ना। सबके लिए एक बराबर होकर के स्कूल बनाया, तो आज कोई कह देगा कि वो स्कूल फर्जी है। भाई अगर वो स्कूल फर्जी था तो तुम 2-4 अच्छा स्कूल बनवा दिए होते। बहुत लंबे टाइम तक विधायक थे, मैंने सुना है। अच्छा, हमारी ही पार्टी से थे। और पिछली बार कि उनके भाषण अगर मैं माइक पे सुनवा दूं तो आपको हंसी आएगी। आप सब जरा सुनना। नहीं, किसी की डिग्री तब फर्जी होती है जब उसके पास डिग्री होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के पास डिग्री है ही नहीं तो वो फर्जी क्या होगी? सम्राट चौधरी का भी डिग्री फर्जी है तो उनके दोस्तों की डिग्री तो फर्जी ही होगी। इसलिए साथियों, प्रोफेसर साहब, अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ यहाँ के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबकी दुआएं, यहाँ के गरीब गुरबा की दुआएं। कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। थोड़ा परेशान कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन सब्र रखिए। गालियां तो अल्लाह के रसूल को भी दी गई, गालियां तो उनके मानने वालों को भी दी गई। जब अल्लाह के रसूल को गाली दी जा सकती है, जब उनके जो मानने वाले और मजहब को लेकर के उसकी डोर पकड़ के चलने वाले लोग हैं उनको दी जा सकती है, तो हम आप तो बड़े अदना से इंसान हैं। जब मौलाना सज्जाद नोमानी को गाली दी जा सकती है, जब मौलाना महमूद मदनी साहब को भला बुरा सोशल मीडिया पे कहलवाया जा सकता है, तो प्रोफेसर साहब, हम और आप तो बड़े अदना से लोग हैं। इनकी गालियां सुनिए, लेकिन मुझे पता है कि टेढ़ागाछ उनकी गालियों का जवाब 11 तारीख को वोट से देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? आपका ईवीएम पे बटन किस नंबर पर है? 3 नंबर पर। 3 नंबर पर हाथ का पंजा है। 3 नंबर पर हाथ का पंजा है। जाइए तो इतना दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए कि उस ईवीएम की बटन का जो शोर है ना, वो दूर तक जानी चाहिए। और कहां तक पहुंचानी है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो साथियों, चचा, मैं आप सबकी पेशानी की झुर्रियों में वो दर्द महसूस कर रहा हूं जो इनके लिए गालियां सुनकर के आपके दिल में है, कि आपके हमउम्र, आपके साथी, आपके भाई प्रोफेसर मुसव्विर आलम को गालियां दी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि अगर टेढ़ागाछ कहे, और यहाँ जो तमाम हिंदू भाई सब मौजूद हैं, मैं सबकी तरफ से मैं डॉक्टर साहब से ही पहनवाऊंगा। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने एमपी साहब को, यानी कि डॉक्टर जावेद साहब को आवाज दूं कि वो आए और माला पहना करके, जीत का माला पहना करके, नहीं आप पहना, अरे आप आइए, आप आइए ना, अरे आप आइए, आप पहनाइए। आप गंगा में उदू पढ़ दीजिएगा। मैं अभी पूरा नहीं किया, मैंने क्या कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा।
कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जब भी मुझको टारगेट किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, तब अक्सर मैं अलल ऐलान एक शेर पढ़ता हूं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से मां की दुआ लेके चला हूं। इसलिए टेढ़ा गाछ वालों, उठाओ अपना एक एक हाथ, मुझे भरोसा दिलाओ, मुझे भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ मुझे कि प्रोफेसर मुसब्बिर आलम को 14 तारीख को शर्मिंदा नहीं करोगे। 11 तारीख को घर से बाहर जाओगे तो इस बूढ़े इंसान की झुर्रियों की याद अपने दिल में, प्रोफेसर मुसब्बिर आलम चुनाव लड़ने की हिम्मत न कर पाए। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी से लूटा नहीं है, लेकिन इनके पास आवाम की मोहब्बत है, इनके पास तेजागाछ वालों का प्यार है, इनके पास इनके पढ़े हुए शागिर्द हैं, इनके पढ़ाए गए शागिर्द हैं। आपसे मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, ये तुम्हारा उस्ताद तुम्हारी दम और तुम्हारी बुनियाद पर खड़ा है। आज से तुम्हारे मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप पे नंबर हो, जितने भी फेसबुक पर तुम्हारे कांटेक्ट हो, सीधे सीधे कह देना कि मैं प्रोफेसर मुसब्बिर आलम का पढ़ाया हुआ हूं, मुझे अपने उस्ताद को गुरु दक्षिणा देना है, मुझे अपने उस्ताद को उस्तादियत का हक देना है। अगर आपने वो हक दे दिया तो ये सारे गालीबाज कल तो वैसे ही वापस लौट जाएंगे। प्रचार बंद हुआ, बरसाती मेहमान वापस, फिर डॉक्टर जावेद यहां रहेंगे, मुसब्बिर आलम साहब रहेंगे, आप लोग रहेंगे, मुखिया जी रहेंगे, इमरान रहेंगे, लेकिन वो चले जाएंगे। तो दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो याद रखिए कि चुनाव आएंगे जाएंगे, वोट जहां देना है आप दोगे, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई गाली देने को कहे तो आप कह देना कि हम सीमांचल के लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, अपने पेट का निवाला भी मेहमानों को खिला देते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों के खिलाफ गाली नहीं सुन सकते। अगर आप हमें फिरौन कहोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब ने अपने शागिर्दों को ऐसी तरबियत नहीं की है कि वो गाली दें, लेकिन ऐसी तरबियत भी नहीं की है कि इनको दी जा रही गाली सुनो। ठीक, आज से जवाब भी दो और 11 तारीख को वोट भी दो और वोट दिलवाओ भी। और पार्टी पूरी तरह से प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब के साथ खड़ी है। पहली बार जब प्रोफेसर साहब मेरे पास आए थे तो मैंने इनको चाय पिलाई, पानी पिलाया, मिठाई खिलाई और इनसे कहा कि प्रोफेसर साहब जाइए, इंशाअल्लाह 14 नवंबर को आप बिहार की असेंबली में होंगे। आप सब दुआ करें ये जीत के असेंबली पहुंचे। बहुत शुक्रिया।